नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 5 शहर 5 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। हमारी इस खास पेशकश 5 शहर 5 खबर में हम आपको बताएंगे दिन भर की 5 महत्वपूर्ण खबरें। तो आपसे थोड़ी पलों में आपके पास 5 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने। जो आज की बड़ी खबरें होंगी वो खबरें हैं ये। पहली खबर होगी सूरत की कोर्ट से राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा की। तो वही दूसरी खबर में बात करेंगे देश की राजधानी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच शुरू हुए पोस्टर वॉर की। तीसरी खबर होगी यूपी के प्रयागराज में चर्चित उमेश पाल हत्याकांड के नए अपडेट्स की। चौथी खबर होगी नियोजन नीति को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे युवाओं पर पुलिस ने रांची में लाठियां भांजी हैं। वहीं 5वीं और आखिरी खबर, उत्तराखंड की धामी सरकार 2.0 का 1 साल का कार्यकाल आज पूरा हो गया है। इस खबर पर भी हम बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी के आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मुजरिम करार दिया गया है। राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें अब जमानत भी मिल गई है, लेकिन अदालत के इस फैसले के साथ ही उनकी सदस्यता पर तलवार लटक गई है, क्योंकि किसी सांसद या एमएलए को 2 साल की सजा होने पर उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। इसके पहले सपा के दिग्गज आजम खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी दोषी करार हुए हैं। मानहानि केस में 2 साल की सजा। हालांकि इस सजा के तुरंत बाद ही कोर्ट से उन्हें बेल मिली। राहुल शर्मा हमारे सहयोगी से जानकारी के लिए इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सूरत की अदालत से मिली है और ऐसे में अब सांसदी पर भी तलवार लटक गई है। हालांकि राहत की बात यह रही कांग्रेस के लिए, गांधी परिवार के लिए उन्हें तुरंत बेल भी मिल गई। लेकिन मैं जरा चाहूंगा कि एक बार दर्शकों को आप जरा एक बार फ्लैशबैक में ले जाएं। पूरा मामला कहां से शुरू हुआ था राहुल? देखिए शिवम, 2019 के लोकसभा चुनावों की जनसभाएं चल रही थी और उसी दौरान राहुल गांधी का ये एक बयान मोदी सरनेम को लेकर आया था और उसी बयान को लेकर एक सूरत के रहने वाले शख्स की ओर से सत्र न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के बयान से उनकी न सिर्फ मानहानि हुई है बल्कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। 504 आईपीसी के तहत ये मामला दर्ज हुआ था। कुछ और भी धाराएं लगी थी, लेकिन तमाम 4 साल की लंबी पड़ताल के बाद 4 साल के दौरान जो भी साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश किए गए, जो भी गवाह पेश किए गए, उनके आधार पर आज 4 साल बाद फैसला अदालत ने सुनाया है। पहले अदालत ने दोषी करार दिया और फिर उसके कुछ देर बाद उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि ये बात सही है कि उन्हें राहत इस बात की रही कि उन्हें जमानत मिल गई और कोर्ट ने 1 महीने का वक्त उन्हें उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए भी दिया है। हालांकि अगर हम देखें जो आजमगढ़ के सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम का मामला था, उनकी विधायकी इसी तरह से ख़त्म हुई थी। लेकिन अब देखना होगा कि लोकसभा सदस्य हैं राहुल गांधी, क्या इनके मामले में भी इस तरह का प्रावधान है कि निचली अदालत के फैसले के बाद ही तुरंत सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि ये राहत की खबर है राहुल गांधी के लिए कि जमानत पर रिहा हो गए हैं और 1 महीने का वक्त अदालत ने दिया है उन्हें उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का। शिवम, लेकिन राहत की खबर तो है, लेकिन अमेठी तो हार ही गए थे राहुल गांधी। अब रहा सवाल वायनाड का। 1 लोकसभा सीट से सांसद हैं, हालांकि एक से ही रहते, एक ने छोड़नी पड़ती 2019 में, लेकिन अमेठी हार गया। अब वायनाड पर तलवार लटक गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 का नजदीक है राहुल। और लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी है शिवम, कि जहां राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान को लेकर बीजेपी और एनडीए पूरा आक्रामक है और उनसे माफी मांगने की मांग करता आ रहा है, वहीं अब एक ये नए विवाद की शुरुआत कोर्ट के आदेश के बाद हो गई है, जहां सत्ता पक्ष अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए उसे बेहतर फैसला बता रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है, खासतौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन का अगर बयान आप सुने तो उनका कहना साफ था कि राहुल गांधी को सजा मिलेगी, इस बात का उन्हें पहले से आभास था।
इसके पीछे कारण मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि लगातार इस अदालत में जजों की अदला बदली हो रही थी, तभी ये आभास हो गया था कि केंद्र के इशारे पर राहुल गांधी को सजा देने की तैयारी हो रही है। हाँ। ठीक इसी तरह का बयान दिग्विजय सिंह का भी आया, लेकिन रविशंकर का ने जो पलटवार किया, उन्होंने साफ कहा कि राहुल हमेशा लोगों का अपमान करते हैं, देश का अपमान करते हैं, विदेशों में ऊटपटांग बयानबाजी करते हैं। तो अदालत ने जो फैसला सुनाया है वो एकदम सही है और इस तरह की बयानबाजी करने पर सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, शिवम, बहुत शुक्रिया आपका राहुल, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। दिल्ली की बात कर लेते हैं। पोस्टर वॉर पर अब सियासी राह छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए जाने के 2 दिन बाद दिल्ली में जगह जगह दीवारों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं और इन पर केजरीवाल को दिल्ली से हटाने के नारे लिखे हैं। पोस्टर्स पर केजरीवाल ने कहा है कि मुझे इनसे कोई परेशानी नहीं है, किसी को गिरफ्तार न किया जाए। दिल्ली में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगे थे, इन पर लिखा था मोदी हटाओ देश बचाओ। जैसे इन पोस्टर्स के लगे होने की जानकारी सामने आई, पुलिस ने करीब 136 एफआईआर दर्ज की। प्रिंटिंग प्रेस के 2 मालिकों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी के बाहर एक वैन से 10,000 पोस्टर्स भी जब्त किए गए। आप दफ्तर के बाहर से इस वैन से किए गए। वहीं गुरुवार को केजरीवाल के पोस्टर्स लगने पर केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने ये पोस्टर देख लिए हैं और उन्हें इनसे कोई परेशानी नहीं है। लोकतंत्र के हर व्यक्ति को ऐसे पोस्टर लगाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मोदी जी को अपने खिलाफ लगे पोस्टर से क्या परेशानी है और क्यों परेशानी हुई। चलिए, नितिन चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, पोस्टर वर्सेस पोस्टर हो रहा है दिल्ली की सियासत में दोनों। पहले आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगाया मोदी हटाओ देश बचाओ, तो अब बीजेपी ने पोस्टर लगा दिया केजरीवाल को हटाओ दिल्ली बचाओ। जी बिल्कुल शिवम, देखिए जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच पोस्टरों पे पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। कल जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पोस्टर हैं वो दिल्ली के अंदर लगाए गए थे, प्रधानमंत्री मोदी को हटाओ देश बचाओ। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाद आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पोस्टर लगाए कि अरविंद केजरीवाल को हटाओ दिल्ली को बचाओ। जिस तरीके से पोस्टर पे जो बार हो रही है उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उधर से जो है कहा गया है कि जिस तरीके से अब पोस्टरों की जो जारी यहाँ पर कर दिए गए। आज खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता में जो हैं उन्होंने ये पोस्टर लगाए थे, लेकिन उसके बाद जब पोस्टरों पे सियासत देखने को मिल रही है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यहाँ पोस्टर लगाए गए थे दीवारों पर। उनके आम आदमी पार्टी के जो कार्यालय हैं उस कार्यालय के अंदर ये पोस्टर लगाए गए थे। खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है। इस तरीके के जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से पोस्टरों को उन्होंने कहा कि ये पोस्टर जो है ये मैंने देख लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद जब कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पोस्टर यहाँ लगाए गए थे कि प्रधानमंत्री मोदी को हटाओ देश बचाओ, उसको देखते हुए 138 जो एफआईआर दर्ज है वहाँ पर कर ली गई थी। उसमें कहा जा रहा है कि जो बैन थी उसमें जो 10,000 से ज़्यादा पोस्टर जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से उस बैन को जो है जब्त कर लिया था। उसमें से 6 लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जी, लेकिन मामला यह भी सामने आया कि जो पोस्टर लगाए गए उसमें किस प्रिंटिंग प्रेस से आखिरकार ये पोस्टर छपे, उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम उसमें अंकित नहीं था। यह भी मामला सामने आया है। और ये जो पोस्टर लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल को हटाओ दिल्ली बचाओ, क्या इस पोस्टर में प्रिंटिंग प्रेस का नाम अंकित है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस की यहाँ जिक्र किया जाए, बात की जाए, इस तरीके के जो पोस्टर कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए थे कि प्रधानमंत्री को हटाओ देश बचाओ, तो उसमें प्रिंटिंग प्रेस का जो है नाम का जो है जिक्र नहीं आ रहा था। लेकिन उसमें से बताया जाता है कि 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें से कुछ प्रिंटिंग प्रेस के जो मालिक हैं उनको भी उसमें गिरफ्तार कर रखा है, लेकिन पुलिस उनसे पूछताछ करे। लेकिन उसमें साफ यही कह रखा है अभी तक प्रिंटिंग प्रेस की जो है उसमें नाम का जिक्र नहीं आया था। लेकिन आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो लगे हुए हैं पोस्टर जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगाया कि अरविंद केजरीवाल जितना मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, जो पोस्टर लगाए गए हैं केजरीवाल हटाओ और दिल्ली बचाओ, इन पोस्टर्स के अंदर भी किसी प्रिंटिंग प्रेस का नाम दर्ज नहीं नजर आ रहा मुझे।
ये देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगाए हैं उनपे भी कोई प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता मनिंदर सिंह सिरसा का नाम इसमें है। जिस तरीके से उन्होंने जो पोस्टर लगाए हैं उन पोस्टरों में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मनीष केजरीवाल के लिए जो है उन्हें दिल्ली से जो है बचाओ, लेकिन उसके बाद जब उसमें ना सियासत शुरू हो जाती है तो उसी के बाद आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उधर से जो है आता है। तो लेकिन उसके बाद जब कहा जाता है कि जो पोस्टर लगाए हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर आखिरकार उन्होंने वो देख लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद लोकतंत्र में सबका इसमें अधिकार है कि आखिरकार जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं इसमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कल पोस्टर लगाए गए थे तो उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है काफी नाराज नजर आ रहे थे। लेकिन उसी के बाद जब पोस्टरों में जो है प्रधानमंत्री मोदी को हटाने की और देश बचाने की बात यहां पर आ रही थी तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से जो बैन थी उस बैन को भी जब्त किया गया है। क्या बताया जाता है कि ऑफिस के बाहर से वो बैन जारी थी जिसमें 10,000 पोस्टर रखे हुए थे। उन पोस्टरों में जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इसमें लिखा हुआ था। तो लेकिन उसके बाद जब उनमें से 6 लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उसी के बाद जब अब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पोस्टर लगाए गए कि उनको दिल्ली से हटाओ और दिल्ली बचाओ, तो उस पोस्टरों में जो है जिक्र हुआ तो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपना नाम लिख के इसमें कहा है। इस तरीके की जो पोस्टर पे बात हो रही है। लेकिन उसी के बाद जब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि लोकतंत्र में आखिरकार सबका अधिकार है ये पोस्टर लगाने का, उसके बाद जो जिक्र करते हैं कि जिस तरीके से पोस्टर लगे गए हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी को ऐसी कौन सी दिक्कतें आ रही हैं जिस पोस्टरों में जो प्रधानमंत्री मोदी का नाम और जो देश से बचाने की बात यहां पर कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। उमेशपाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद और उसके करीबियों के अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन मोड में है। प्रयागराज के बक्सी मोड़ा इलाके में अतीक अहमद के साड़ू इमरान जई और कई अन्य सहयोगियों के 300 बीघे की अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया है। जानकारी के मुताबिक बगैर लेआउट के अवैध तरीके से माफिया अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदार ने प्लॉटिंग की थी। यहां पर कई बाउंड्री वॉल भी बनाई गई थी। इसको विधिक प्रक्रिया अपनाने के बाद आज ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। ध्वस्त की गई अवैध प्लॉटिंग की अनुमानित कीमत 500 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। तो शुएब रिजवी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शुएब का रुख कर लेते हैं। शुएब, बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। जफर अहमद के यहाँ चल गया, गुड्डू बमबाज के यहाँ चल गया, गुलाम के यहाँ चल गया और धीरे धीरे करके गैंग्स ऑफ अतीक या गैंग्स ऑफ अतीक के जितने भी करीबी हैं उन सब के यहाँ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। फिलहाल आज का क्या अपडेट? बिल्कुल निश्चित तौर पर पीडीए ने साफ किया था कि 2 दिनों के लिए वो अभियान चलाएगा। उसी कड़ी में आज बाकायदा करीब 300 बीघा का प्लाट है जहां प्लाटिंग की गई थी। के करीबियों के बताए जा रहे हैं उन पर बाकायदा पीडीए ने कार्रवाई की, बुलडोजर लेके पहुंचा। हालांकि वहां पे कोई उस तरह का निर्माण नहीं था, ये सिर्फ प्लाट के रूप में अलग अलग प्लाट बनाए गए थे। बड़ी संख्या में प्लाट थे। पूरा जो रकबा है 300 बीघे के आसपास है। इसकी कीमत भी 500 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। और बाकायदा पीडीए की तरफ से पहले ही ये तय किया गया था कि 2 दिनों का ये अभियान 23 और 24 को चलाया जाएगा। उसी कड़ी में आज के अभियान चलाया गया और बाकायदा उसको एक तरह से कह सकते कब्जा मुक्त किया गया। जो भी वहाँ पे बाउंड्री वाल बनी थी उसको तोड़ा गया, उसको गिराया गया। उसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ जो लोग पहुंचे तो वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो प्लाटिंग की गई थी ये नियम के विपरीत थी। पीडीए के जो नियम है उसके विपरीत बनाई गई, तो इसी वजह से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और एक साथ इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। पिछले कुछ दिनों से उमेशपाल के हत्या के बाद जिस तरह से पीडीए ने कार्रवाई की थी, अब तक 5 से ज्यादा मकानों को जमींदोज किया था, लेकिन ये अब पहली बार आज की जो कार्रवाई है वो प्लाटिंग जो एक तरह से कहते हैं भूमाफिया या बिल्डर्स है जो इस पेशे में जुड़े हुए हैं, जो अतीक के करीबी बताए जा रहे हैं, ऐसा कहा गया, उनके खिलाफ इस अभियान को चलाया गया और उसमें जो नियम है उसके विपरीत पाने पर ये कार्रवाई की गई। तो ये कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और इसके साथ साथ पीडीए ने अभी और कितने अतीक के करीबियों की जगहों को या अवैध कब्जों को चिन्हित कर लिया है जिन पर आने वाले दिनों में शुएब कार्रवाई देखी जा सकती है? देखिए, इस मामले में एक लंबी लिस्ट बना रखी है पीडीए ने। हालांकि वो बहुत पहले इन चीज़ों के बारे में ओपन नहीं करता, लेकिन जो हमारे पास सोर्सेज से जानकारी है कि एक लंबी लिस्ट है। हालांकि इस पूरे मामले में जो उमेशपाल हत्याकांड है उसमें जो शूटर्स हैं उन पर भी कार्रवाई की लिस्ट बन चुकी है, जिसमें गुलाम जो इस पूरे शूट आउट में दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में, उसके मकान को जमींदोज किया गया। और अब बताया जा रहा है कि जो गुड्डू मुस्लिम है जो इस पूरे घटनाक्रम में बमबाजी करता हुआ बताया जा रहा है, उसके मकान को चिन्हित करके बाकायदा वहां नोटिस चस्पा कर दी गई है और 25 तारीख तक इस पूरे मामले में जवाब मांगा गया है पीडीए की तरफ से।
तो ये कह सकते हैं कि इस मकान पर भी तलवार लटक रही। साथ ही साथ और भी चिन्हित मकान है जिन पर पीडीए कभी भी कार्रवाई कर सकता है। साथ ही साथ ये जो अभियान आज और कल चलाया जाएगा, इसमें खास तौर से इस व्यवसाय से जुड़े जो माफिया हैं, प्लाटिंग कर रखी है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और बाकायदा 2 दिनों की ये कार्रवाई है। आज और कल इस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बुलडोजर चलना चाहिए, अवैध कब्जे हैं वो नस्तेनाबूद होने चाहिए। इससे अपराधियों के, माफियाओं के जो इरादे हैं, नापाक इरादे, वो भी नस्तेनाबूद होते हैं। लेकिन फिलहाल आपसे जानना ये चाहेंगे शोएब कि कानून के हाथ अपराधियों के, शूटर्स के गिरेबान से भी कितना दूर और हैं? देखिए, अभी सीधे तौर पर कहा जाए तो फिलहाल अभी पुलिस के पास इस तरह की कोई बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। ये जरूर बात है कि जो अतीक अहमद के चकिया कार्यालय से 9 से ज्यादा वेपन्स और 5 लोगों को जो पकड़ा गया है, उनके पास से 70 लाख रुपए कैश बरामद हुए, उससे एक उम्मीद की किरण जरूर जागी है, खासतौर से इस घटना से जुड़े हुए। लेकिन अगर सीधे तौर पर जो 5 शूटर्स हैं जिन पर 5-5 लाख रुपए के इनाम है, शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है, उन पर 25,000 रुपए के इनाम है, इन तक अभी तक जो STF है या पुलिस है पहुंच नहीं पाई है, या अभी इन तक जो उनके पास इनपुट है उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। ये जरूर दावे किए जा रहे हैं कि कई सोर्सेज से इन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे काफी कुछ इनपुट मिले हैं, इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार पुलिस के हाथ, कानून के हाथ इनके शूटर्स की गिरफ्तारी तक कब तक पहुंचेंगे, क्योंकि 1 महीना होने जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को घटे हुए। बहुत शुक्रिया आपका शोएब, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। 60-40 नियोजन नीति के विरोध में झारखंड के युवाओं ने विधानसभा की ओर मार्च किया। जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया, वो अपने अधिकार को लेकर रहेंगे, उन्होंने ऐसा नारा दिया। इसके लिए अब उग्र आंदोलन भी किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान उग्र हो रहे युवाओं को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। मौके पर रांची के डीसी और एसएसपी मौजूद रहे। वहीं जुलूस में शामिल छात्र नेता जयराम महतो को गिरफ्तार किया गया। राकेश, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, आज फिर बवाल हुआ, और बवाल ऐसा कि जहां सरकार को घेरने की कवायद कर रहे थे युवा, लेकिन कवायद तो पूरी नहीं होने दी, मकसद कामयाब नहीं हो पाया विधानसभा घेराव का, उल्टा उन पर लाठियों की बौछार हो गई। राकेश, देखिए राज्य में जिस तरीके के हालात दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जो खास करके युवाओं की, छात्रों की जो मांगे हैं, उस पर विचार तेजी से नहीं किया जा रहा है, जिसका खामियाजा आज देखने को मिला है कि छात्र एकजुट होते नजर आए। और विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन था, और ऐसे में छात्रों ने पहले से उम्मीद जताई थी कि शायद विधानसभा के बजट सत्र में इस मसले पे सरकार की तरफ से एक बेहतर पहल करने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में जब देखा कि अंतिम दिन तक कोई इस पर बातचीत नहीं हो पाई सरकार की तरफ से, तब जाकर छात्रों ने आंदोलन का रुख अख्तियार करने का निर्णय लिया और आज विधानसभा घेराव करने के को लेकर के एकजुट हुए। और इसके बाद से पुलिस ने लाठियां भांजी हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, कई छात्रों को चोटें लगी हैं और साथ साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जी, खबर ये भी है राकेश के कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने पत्थरबाजी, माफ कीजिएगा, युवाओं ने पत्थरबाजी की पुलिस की कार्रवाई के विरोध में, तो इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, जिस तरीके से वहां पे बवाल मचा हुआ था और उसके बाद छात्रों की तरफ से आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था, इसी बीच में जो स्थान निर्धारित था खास करके शहीद मैदान, उस स्थान पे छात्र जमा हुए थे, वहां से विधानसभा की ओर कूच करना चाह रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने उन्हें रोका, तब विरोध प्रदर्शन भी हुए, नारेबाजी भी शुरू हुई, और इसमें जब लाठीचार्ज हुआ, इसके बाद से भागते हुए छात्रों ने पत्थरबाजी भी की है। कुछ पदाधिकारियों को चोटें लगने की बात है, कुछ खास करके सुरक्षा कर्मियों को। तो ऐसे में आक्रोश दोनों तरफ से देखने को मिला है और इसके बाद से पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी है। तो थोड़ा माहौल जरूर खराब होता नजर आ रहा है, लेकिन मसला जो है खास करके नियोजन नीति को लेकर के, उस पर अभी तक कोई ठोस पहल नहीं दिखाई पड़ रही है, जिसको लेकर कहीं न कहीं विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जी, लेकिन राकेश, नियोजन नीति पर रार थमने का नाम नहीं ले रही। जब से हम देख रहे हैं बजट सत्र शुरू हुआ है झारखंड के अंदर, तभी से विपक्ष लगातार नियोजन नीति पर घेर रहा है। वो बयान बार बार याद दिलाया जा रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। राकेश, जब हेमंत सोरेन ने कहा था सरकार में नीति जब कि जो नियोजन नीति लागू होगी सभी के फैसलों से, सभी से रायशुमारी के बाद लागू होगी। सरकार कह रही है कि चलिए हम रायशुमारी करेंगे, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है कि 3 साल से ज्यादा का वक्त सरकार को बने हुए गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार रायशुमारी में विफल रही।
देखिए, बड़ी विडंबना है, खास करके सरकार और बाकी जो महकमा होता है, खास करके इन सारे मुद्दों को सॉल्व करने के लिए उस पर ठोस रणनीति के तहत बातचीत नहीं हो पा रही है। सदन के अंदर, सदन के बाहर आवाज जरूर उठाई जा रही है, लेकिन जो कहीं न कहीं इसके लिए जो निर्धारित मापदंड होने चाहिए, कानूनी पेचीदगियों से बाहर निकलकर काम करने की जो जरूरत महसूस की जानी चाहिए और साथ साथ विरोधाभास नहीं होना चाहिए, इन सारे मसलों पे एकजुटता नहीं दिखाई पड़ रही है, जिसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ रहा है। विपक्षी पार्टी भी आवाज उठा रही है और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि युवाओं को उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि 3 साल सरकार के बीत गए हैं और अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका है, एकजुटता नहीं दिखाई जा रही है, तो ऐसे में विवाद तो होना तय है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका राकेश, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। 23 मार्च 2022 को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रूप में उन्होंने दूसरा कार्यकाल संभालते हुए मुख्यमंत्री को और सरकार को 1 साल पूरा कर लिया है और इस 1 साल में धामी सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसको लेकर सरकार ने एक साल नई मिसाल के रूप में 1 साल का जश्न मनाया। 1 साल के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 साल के कार्यकाल के लिए सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है, संकल्पबद्ध है और उसी की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अभय केंतुरा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए। अभय का रुख कर लेते हैं। अभय, धामी सरकार 2.0 का पहला कार्यकाल, 1 साल का कार्यकाल माफ कीजिएगा, पूरा हो चुका है और इस कार्यकाल में क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां रही सरकार की? बिल्कुल, धामी सरकार के इस 1 साल के कार्यकाल को बेमिसाल कार्यकाल, धामी सरकार के इस 1 साल के कार्यकाल को बेमिसाल कार्यकाल के रूप में भी देखा जा सकता है। धामी सरकार ने रखने का काम किया, वो आधारशिला आने वाले दिनों में सरकार के विकास कामों को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी, जिसमें उत्तराखंड राज्य 2025 तक सशक्त उत्तराखंड राज्य बनने की दिशा में अग्रसर हो चुका होगा। सीधे तौर पर यह कहें कि इस 1 साल के कार्यकाल को धामी सरकार ऐतिहासिक बता रही है और उस ऐतिहासिक चीजों का पता इस बात से भी चलता है कि धामी सरकार ने जो निर्णय यहाँ पर लिए वो निर्णय ऐतिहासिक कहे जा सकते हैं, प्रदेश के कहे जा सकते हैं, क्योंकि राज्य में युवा निराशा की ओर बढ़ते नजर आ रहे थे, उन युवाओं का विश्वास जीतने में धामी सरकार कामयाब हुई है। जो नौकरियों में जो सिंडिकेट नकल माफिया जो काम कर रहे थे, उन नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम धामी सरकार ने किया। महिलाओं को उत्थान के लिए राज्य सरकार लगातार यहाँ पर काम कर रही है। पहले उन्हें पंचायतों में आरक्षण देने का काम सरकारी स्तर से किया गया, उसके बाद महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य की जो नौकरियां, उन नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण देने का काम धामी सरकार की तरफ से किया गया। महिला सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को और सशक्त करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जिन राज्य आंदोलनकारियों की बदौलत उत्तराखंड राज्य आज अस्तित्व में है, जिनके सपने आज ये कह सकते हैं कि जिनके जो सपने राज्य आंदोलनकारियों ने देखे थे, जिन सपनों के बलबूते आज उत्तराखंड राज्य अपनी एक नई पहचान बनाता हुआ नजर आ रहा है, उन राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण का ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर किया, कैबिनेट से उसको पास भी यहाँ पर करा लिया गया। इसके अलावा राज्य में जो सशक्त धर्मांतरण कानून है, यानी जो जबरन धर्मांतरण कानून जबरन धर्मांतरण यहाँ पर किए जा रहे थे, जिससे ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक सौहार्द जो भावना थी वो यहाँ पर बिगड़ती नजर आती, उसको लेकर सशक्त कानून बनाने का काम धामी सरकार ने यहाँ पर किया। ये वो निर्णय है जो उत्तराखंड राज्य के असल मूल भावनाओं को बचाने वाले निर्णय कहे जा सकते हैं। उत्तराखंड राज्य में विकास की जो गंगा है, उस गंगा को बहाने वाले कहे जा सकता है। 1 साल के कार्यकाल में ये कह सकते हैं कि समय बहुत कम सरकार के पास आया, लेकिन उस समय का सदुपयोग सरकार ने किया और केंद्र की सहायता से उत्तराखंड राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित किए। आने वाले दिनों में परिणाम, इसके सुखद परिणाम भी देखने को मिलेंगे। राज्य की जनता को उन योजनाओं का लाभ भी यहाँ पर मिलेगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि धामी सरकार ने अपने कुशल नेतृत्व से उत्तराखंड को एक नई पहचान देने का काम जरूर इन 1 साल में किया है। जी, लेकिन और ये कहें तो कि अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि जो एक सोच मन में उभरती थी जब भी पहाड़ी क्षेत्रों का जिक्र होता था, चाहे उत्तराखंड हो या अन्य प्रदेश हो, तो उस सोच को बदलने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उनके कार्यकाल में हुआ है। चाहे हम महिलाओं की बात करें, चाहे बेरोजगार युवाओं की बात करें या फिर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, हर एक क्षेत्र में सशक्त बनाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। बिल्कुल, इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य जिसके 13 जनपदों में से 9 जनपद पूरी तरीके से पहाड़ी जनपद यहाँ पर कहे जाते हैं। उत्तराखंड का 72% जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित प्रदेश है। ऐसे में उत्तराखंड राज्य में विकास को लेकर जो केंद्र के जो नियम थे, कई इस तरह की पाबंदियां यहाँ पर होती थी, उन पाबंदियों को हटाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यहाँ पर किया गया।
राज्य में जो विकास का पहिया कोविड काल में पटरी से उतर चुका था, उस विकास के पहिए को वापस रफ्तार देने का काम धामी सरकार ने यहाँ पर किया है। विकास को लेकर लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में काम यहाँ पर हो रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी जनपदों में एम्स की स्थापनाएं हो रही है। रेल जो कभी सपना हुआ करता था पहाड़ में चढ़ने का, वो रेल आज ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन तक अपने अंतिम स्वरूप को काम यहाँ पर पहुंच रहा है। तो ये वो काम है जो उत्तराखंड राज्य में विकास की नई इबारत लिखते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल वेदर रोड जो चारों धामों को कनेक्ट यहाँ पर करें, चाहे वो केंद्र की सहायता से मिली योजना हो, लेकिन कम से कम राज्य में जो विकास का पहिया है वो तेज गति से घूम रहा है और इसका श्रेय पूरी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जाता है, उनकी डबल इंजन की सरकार को जाता है। जी बहुत शुक्रिया आपका अभय, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।